हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास आपकी एक क्लास नहीं होगी। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आज आपकी फोर्थ और फिफ्थ क्लास जो है दोनों कंबाइंड क्लासेस होने वाली हैं, क्योंकि फोर्थ क्लास में हम एमएस एक्सेल करने वाले हैं, जो कि थोड़ा बड़ा टॉपिक है, क्योंकि मुझे आपको उसमें फॉर्मुलेज जो है वो आपको अप्लाई करके दिखाने हैं। और फिफ्थ क्लास है पावर पॉइंट की, जो कि एक छोटी सी क्लास है, तो वो मैंने इसी में मर्ज कर दी, क्योंकि इतना ज्यादा कुछ वर्क था नहीं उसके अंदर, तो एक अलग से चैप्टर बनाने का, अलग से वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं था। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एमएस एक्सेल की, तो एमएस एक्सेल होता क्या है, तो ये भी माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने ही बनाया है और एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। स्प्रेडशीट एप्लीकेशन होती क्या है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं। आप अगर देख रहे हो, ये इस तरीके से इसका जो लेआउट होता है ना, इस तरीके से होता है। सारी जो है आपके बॉक्सेस बने हुए हैं छोटे छोटे, आप इसमें कुछ भी डेटा फिल कर सकते हो। सैलरीज बनती हैं, हर चीज का डेटा, बजट बनता है, हर चीज का डेटा इसके अंदर बनाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन करना बहुत ईजी हो जाता है। तो ये है आपका spreadsheet application. It can perform calculation, graphics, pivot tables and has a micro programming language called Visual Basic for application. इसमें गणना, ग्राफिक्स, पाइवट टेबल हम डाल सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। ग्राफिक्स, अगर हमें बार डाटा, जो बार ग्राफ होता है, आपने देखा होगा एग्जाम में आता है ना डाटा इंटरप्रिटेशन के, इसमें बार ग्राफ, पाई चार्ट, ये सब बने होते हैं। आप ये सब इसमें डाल सकते हो। आप अपना डेटा मैन्युअली टाइप करो और आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो पाई चार्ट, बार ग्राफ, इन सब में। इसमें एक माइक्रो प्रोग्रामिंग भाषा है जिसमें एप्लीकेशन के लिए विजुअल बेसिक कहा जाता है, यानी इसकी जो लैंग्वेज है उसको विजुअल बेसिक बोला जाता है। इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड अ सेल। पंक्ति और स्तंभ के प्रतिच्छेदन को सेल कहते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो इतना कुछ ज्यादा ये जो हॉरिजॉन्टल है, जो आपकी है, इसको रो बोलते हैं। जो वर्टिकल है आपका, उसको कॉलम बोलते हैं। और जहां पे एक रो और एक कॉलम इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हम एक सेल। तो जो भी आप डेटा डालते हो वो सेल में ही डाला जाता है। अगर आपको ये अभी नहीं दिख रहा है तो मैं एक काम करती हूँ, एक सेकेंड, मैं इंसर्ट करके इसके बॉर्डर्स डाल देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली विजिबल हो जाए। ये बैकग्राउंड की वजह से शायद आप लोगों को नहीं दिखाई देगा। अब आपको दिखाई दे रही होगी सारी टेबल। तो इसके अंदर जो है, जो एक, अगर मैं कहूँ एक बॉक्स, हम उसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। इसी के अलावा आप देख सकते हो, उसको एक्टिव सेल बोला जाता है जिसपे हम काम कर रहे हैं। नॉर्मली सभी को सेल बोलते हैं, छोटे छोटे बॉक्स को, लेकिन जिस सेल में आप काम कर रहे हो उसको एक्टिव सेल बोलते हैं। पंक्ति और स्तंभ के प्रतिच्छेदन को सेल बोलते हैं, और जिस सेल में आप काम कर रहे हो वर्तमान में, उसको एक्टिव सेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो ये आपका स्प्रेडशीट का लेआउट है, जो मैंने यहाँ भी डाल दिया, आप देख सकते हो। सेम वही, ऊपर वाले को क्विक एक्सेस बोलते हैं, तो नीचे वाले को जो इसके अंदर, इसको बोलेंगे टाइटल बार। ये आपका आ गया मेन्यू, जैसे एमएस वर्ड में हमने पढ़ा था सेम वही है। ये रिबन, तो ये चीज मैं रिपीट नहीं करूंगी। वर्कशीट क्या होती है, तो वर्कशीट इज अ कलेक्शन ऑफ सेल्स वेयर वी कीप एंड मैनिपुलेट डाटा। वर्कशीट आप कह लो सेल्स का एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर हम अपने डेटा को रख सकते हैं, उसमें चेंजेस ला सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। और उसकी जो शुरुआत होती है संख्या 1 और स्तंभ संख्या 1, यानी कॉलम, अगर मैं बात करूं तो कॉलम की शुरुआत होती है ए से, जो आपके वर्टिकल होते हैं, इसमें ऊपर ए लिखा होता है। और ये जो हॉरिजॉन्टल होता है इसमें 1 लिखा होता है। तो रो का जो नंबर है वो 1 से शुरू होगा, और जो कॉलम है वो ए से शुरू होगा। तो आपका जो शुरुआत होती है 1 और ए से शुरू होती है। एमएस एक्सेल 2010 में मैक्सिमम साइज जो है वर्कशीट का, यानी मैक्सिमम कितनी कॉलम डाल सकते हो और कितनी रोज डाल सकते हो, तो रोज हैं 1048,576, यानी 10,48,576, 10,48,576। इसके अलावा कॉलम्स कितनी है, कॉलम्स हैं 16,384, यानी 16,384। तो ये है मैक्सिमम साइज आपका वर्कशीट का। और एक में डिफॉल्ट अगर मैं बात करूं तो डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट्स होती हैं, देखो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, यहाँ पे एक वर्कशीट है, ठीक है, एक शीट है यहाँ पे खुली हुई है, लेकिन आप ऐड कर सकते हो। प्लस साइन पे जाओगे तो शीट सेकंड खुल गई, प्लस साइन पे जाओगे तो शीट 3 खुल गई। तो आपकी नॉर्मली 3 शीट्स जो है वो खुली हुई होती हैं। तो वी कैन रीनेम द वर्कशीट्स बाय राइट क्लिकिंग ऑन द शीट टैब एंड चूज रीनेम। जो ये शीट 1, शीट 2, शीट 3 है, हम इनका नाम भी बदल सकते हैं। कैसे,
कुछ नहीं करना है, इस पे बस राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करते ही ऑप्शंस आ जाएंगे, यहाँ रीनेम का ऑप्शन है, आप जो भी टाइप करना चाहते हो यहाँ आप टाइप कर दो, आपका जो शीट है उसका नेम चेंज हो जाएगा। इसी के बाद अगर मैं बात करूं, आप देख रहे हो यहाँ पे शीट 1, शीट 2, शीट 3, जैसे ही राइट क्लिक करोगे रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा। वी कैन ऑल्सो एड न्यू वर्कशीट बाय द शॉर्टकट। अब देखो दो शॉर्टकट है नई शीट के, एक तो यही है कि यहाँ पे क्लिक करते रहो जैसे मैंने अभी क्लिक किया था, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो यूज द शॉर्टकट, क्या, ऑल्ट शिफ्ट प्लस F1, ऑल्ट शिफ्ट प्लस F1, तो ये आप यूज कर सकते हो, ऑल्ट शिफ्ट प्लस F1, ऑल्ट शिफ्ट F1 या शिफ्ट F11। देखो F11 के साथ तो क्या करना है, सिर्फ शिफ्ट प्रेस करना है, ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ F1 प्रेस कर रहे हो, एक 1 हटा दिया, तो अगर 1 हटाया तो ऑल्ट और शिफ्ट दोनों डालने पड़ेंगे। तो ये दो शॉर्टकट्स हैं जिनको यूज करोगे तो आपकी नई वर्कशीट खुल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्कबुक। अगर एक शीट है उसके अंदर, उसको तो हमने बोल दिया वर्कबुक है, सॉरी ये एक शीट है, ये एक्सेल की एक फाइल है, लेकिन एक ऐसी फाइल जिसमें कई सारी शीट्स हो, जैसे जो मैंने अभी ओपन की थी उसमें मैंने 3 शीट बना रखी थी, तो वो पूरी क्या हो गई, वर्कबुक। तो कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स इज नोन एज वर्कबुक। जो आपका शीट्स का कलेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्कबुक बोला जाता है। सेल रेफरेंसेस इन एक्सेल। देखो अब हम क्या करते हैं, अभी जैसे मैं आपको एक्सेल पे वर्क भी करके दिखाऊंगी, तो हम क्या करते हैं, जैसे एक्सेल है, मैं क्या करूंगी, मैंने एक सेल में कुछ भी नंबर टाइप किया, दूसरे सेल में कुछ भी नंबर टाइप किया, मैं तीसरे सेल में चाह रही हूँ मुझे उन दोनों नंबर का यूज करना है, तो मैं क्या करूंगी, जिन दोनों सेल में वो नंबर लिखे हुए हैं मुझे उन दोनों सेल को यूज करना पड़ेगा ना, तो मुझे रेफरेंस देना पड़ेगा। रेफरेंस का मतलब है कहीं ना कहीं से कनेक्शन देना पड़ेगा। तो एक्सेल बना ही इस चीज पे है, एक्सेल कैलकुलेशन ही इसलिए कर सकता है क्योंकि हम एक सेल में दूसरे सेल्स का यूज कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं रेफरेंसिंग। तो हम किस किस तरीके से रेफरेंस दे सकते हैं, और इस पे जो है क्वेश्चन इस बार सीजीएल में आए हैं। तो सबसे पहला, 3 तरीके के रेफरेंसेस होते हैं। सबसे पहला है रिलेटिव। सबसे पहले मैं बता रही हूँ उनको लिखते कैसे हैं और ये होते क्या है मैं आपको फिर बताऊंगी। तो रिलेटिव तो बहुत सिंपल सा है। रिलेटिव में क्या है, पहले कॉलम का नंबर आता है, फिर रो का नंबर आता है, जैसे A1। इसको लिखने का तरीका बहुत सिंपल है, A1। रिलेटिव का मतलब ये होता है, चलिए मैं आपको समझा भी देती हूँ साथ साथ। मैंने यहाँ पे नंबर टाइप किया 2132, मैं यहाँ पे नंबर टाइप कर रही हूँ, लेट मी से ये डेटा मैंने, अरे एक सेकेंड प्लीज टाइम देना। ये डेटा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डेटा डाल रही हूँ दूसरा, एक सेकेंड जी। तो मेरे को यहाँ पे डेटा जो डालना था वो डालना था 2136, 2136, ठीक है, 2137, 2138, 2139, 2140, ये डेटा आ गया। अब मैंने क्या किया, ये आपका बी कॉलम है, इसके अंदर मैं दूसरा डेटा डाल रही हूँ, ठीक है। अब देखो रिलेटिव रेफरेंस का मतलब क्या होता है, मैं लेट मी से मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला जो लगाते हैं हमेशा इक्वल टू से लगाते हैं, तो मैंने फॉर्मूला लगाया इक्वल टू, मुझे सम करना है दोनों का, सम ब्रैकेट। तो अब क्या करना होता है, ये क्लिक किया, यानी सबसे पहले वाला मुझे यूज करना है, तो मैंने यूज कर दिया कि सबसे पहला नंबर चाहिए, कॉमा कॉमा ब्रैकेट। जब आप कोई भी फॉर्मूला लगाते हो ना वहां पे फॉर्मेट लिखा हुआ आता है, मैंने सेकंड नंबर लिया, ब्रैकेट ऑफ ब्रैकेट, तो इक्वल टू लगा के यहाँ पे इन दोनों नंबर का सम आ गया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे इन दोनों नंबर्स का सम चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे होती है आपके रिलेटिव रेफरेंसिंग। मैंने क्या किया था, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया था, राइट। यहाँ पे अगर आपको मैं टाइप करके दिखाऊं, देखो एक काम कर सकते हो, हम्म
आपने क्या किया, आपने यहाँ डेटा लिख रखा है कुछ भी, अब यहाँ आपने फॉर्मूला लगाया, ठीक है, इक्वल टू सम, सम लगाया या फिर कुछ नहीं भी लगाया, तो आपने बोला कि यहाँ पे मुझे क्या फॉर्मूला लगाना है, A1 ऐड करना है B1। तो जब आप एंटर प्रेस करोगे यहाँ आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे आ जाएगा 7। अब आपको ये चाहिए कि मैं यहाँ पे हर जगह सेम फॉर्मूला अप्लाई करूं, यहाँ पे जो ऐड होकर आए वो इन दोनों का सम आए, यहाँ पे जो ऐड होकर आए वो इन दोनों का सम आए। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे क्लिक करूंगी इस बॉक्स पे, जैसे ही एरो पे वो प्लस का सिंबल आएगा उसको एक्सटेंड कर दूंगी नीचे तक, तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। लेकिन आप एक चीज देखो, फॉर्मूला तो सेम अप्लाई होगा पर डिजिट हर बार चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे आएगा A2 प्लस B2, तो इसने क्या करा, पोजीशन के हिसाब से ये चेंज कर दिया कि अगर मैं यहाँ पे हूं तो अब मुझे A2 और B2 लेना है। तो जब आपकी वैल्यूज चेंज हो जाती हैं उसको बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग। देखो ये रहा, रिलेटिव में बोथ कॉलम लेटर एंड रो नंबर विल चेंज, दोनों ही चेंज हो जाएंगे। एब्सोल्यूट में क्या होता है, एब्सोल्यूट की पहली पहचान तो ये होती है डॉलर साइन लगता है उसके पास, और एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि मान लो मुझे क्या करना है, यहां पे मैंने एक फॉर्मूला लगाया कि इक्वल टू, देखो ये यहीं से समझाती हूं। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है कि मुझे क्या करना है, इक्वल टू, मैंने यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे मैंने डिजिट लिख दी 313, मुझे ये चाहिए अब इक्वल टू, मेरे को ये चाहिए कि मैं इस 4 में मल्टीप्लाई करूं 313 की। जब मैं यहां आऊं तो जो भी यहाँ पे नंबर होगा इसकी मल्टीप्लाई करनी है 313 से, जब मैं यहां पर आऊंगी तो जो भी यहाँ नंबर होगा इसकी मल्टीप्लाई करनी है 313 से। तो इसका मतलब क्या है कि 313 इज फिक्स्ड, ये चेंज होते रहे। तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगी, यहाँ पे इसको बोलते हैं वैसे मिक्स। मिक्स में क्या होता है कि आप कुछ भी एक चेंज कर सकते हो और कुछ भी एक चेंज नहीं कर सकते, एक फिक्स रहता है। और एब्सोल्यूट का मतलब है जब दोनों फिक्स रहे, यानी कॉलम भी फिक्स रहे और रो भी फिक्स रहे। ये मैंने आपको इसमें इलस्ट्रेट कर रखा है, आप एक बार देख लो, फिर मैं अप्लाई करके दिखा दूंगी आपको। देखो एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का जो साइन होता है वो होता है डॉलर, कॉलम लेटर A एंड रो नंबर 1 डज नॉट चेंज, ये बिल्कुल चेंज नहीं होगा, जिसके आगे डॉलर साइन लग गया वो चेंज नहीं होगा। मिक्स में क्या होगा, देखो अब इसके अंदर कॉलम हमने एब्सोल्यूट कर दिया, रो चेंज कर सकते हैं, जिसके आगे डॉलर लगेगा वो चेंज नहीं होगा। इसके अंदर हमने रो फिक्स कर दी, कॉलम चेंज नहीं कर सकते। तो ये होते हैं आपके रेफरेंसेस। कैसे कैसे हैं तीनों के बारे में मैं आपको समझा देती हूँ, फटाफट से पढ़ते हैं। रिलेटिव रेफरेंस, इफ वी हैव अ सेल विद अ फॉर्मूला दैट रेफरेंसेस अ डिफरेंट सेल्स एड्रेस, हमारे पास एक सूत्र के साथ एक सेल है। देखो जैसे क्वांटिटी थी, प्राइस थी, अब यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया होगा, इन्होंने यहाँ फॉर्मूला लगाया होगा कि इक्वल टू मुझे इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। अब जब मैं इसको यहाँ कॉपी करूंगी तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली इन दोनों की मल्टीप्लाई करेगा, ना कि इन दोनों की, यानी इसने ऑटोमेटिकली अपने कॉलम और रो दोनों चेंज कर दिए। तो इन्होंने यही बोला कि जब हम कॉपी करते हैं, व्हेन वी कॉपी द फॉर्मूला फ्रॉम द फर्स्ट सेल टू अनदर सेल, रो और कॉलम चेंज हो जाते हैं। तो इन्होंने यही बोला, जब हमारे पास एक सूत्र के साथ एक सेल है जो अलग सेल के पते का संदर्भ देता है, यानी जिसमें हमने दूसरे सेल्स को यूज कर रखा है, और हम सूत्र को पहले सेल से दूसरे सेल में कॉपी करते हैं, तो रिलेटिव रेफरेंसेस एडजस्ट हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट आ जाता है जब भी हम कोई वैल्यू चेंज करेंगे दूसरे सेल्स में। देखो एक चीज मैं आपको और बता दूं, आपने ये फॉर्मूला लगा रखा है, आई थिंक अब आपको नंबर दिखाई देंगे। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे यहां मैं एक फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूं, इक्वल टू, एक सेकेंड, इक्वल टू, और मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूं कि यहां इस नंबर की मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई के लिए स्टार सिंबल या एस्ट्रिक सिंबल यूज करते हैं, इसके साथ एंटर प्रेस किया, ये आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज कर रही हूँ, 13 की जगह मैंने 20 कर दी, तो आप देख रहे हो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसको बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। जब भी आप कोई नंबर चेंज करोगे ऑटोमेटिकली जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, इसको बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। अगली है एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस में कभी भी चेंज नहीं होगा अगर फॉर्मूला कॉपी करोगे। जैसे देखो यहाँ ये लेंथ लिखी हुई है, ये विड्थ लिखी हुई है, तो अब आपने क्या करा, इसको इंच में चेंज कर दिया। इंच में चेंज करने का छोटा सा तरीका है कि मल्टीप्लाई करनी है आपको इस फैक्टर से, तो इन्होंने क्या लिखा, इक्वल टू B3 में मल्टीप्लाई करनी है
इसकी। तो जब आपने ये लिखा ना, इसके आगे आपने डॉलर का साइन लगा दिया ताकि जब आप इसको कॉपी करोगे ना तो ये नंबर फिक्स रहेगा, ये वैल्यूज बस चेंज होती रहेंगी। तो ये होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। इन एन एब्सोल्यूट रेफरेंस अ डॉलर साइन प्रीसीड्स बोथ द कॉलम एंड द रो नंबर, ठीक है, और इसके अंदर वो चेंज नहीं होगा। अगला है मिक्स। मिक्स में क्या होता है, कॉलम भी एब्सोल्यूट कर सकते हो और रो भी, और वाइस वर्सा, मतलब कोई भी एक चीज आप फिक्स रख सकते हो और कोई भी एक चीज आप रिलेटिव रख सकते हो। डॉलर साइन हमेशा उस नंबर के आगे रखोगे जो उसको चेंज नहीं करना है, तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड रेफरेंस, जिसको बोलते हैं, देखो ये जो तीनों रेफरेंसेस हैं नॉर्मली हम जब कुछ भी फाइल बना रहे होते हैं तब हमारे बहुत यूज होते हैं, कन्वर्जन्स में यूज होते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं टैब्स इन एमएस एक्सेल। सेम जैसे वर्ड में थे सेम इसमें भी है, फाइल है, फिर होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूला है, डेटा है, रिव्यू है, व्यू है, सब में ऑप्शन सेम होते हैं। वर्ड में समझ लिया आपने तो एक्सेल में भी समझ लिया, बस थोड़े बहुत चेंजेस हैं जो मैंने यहाँ पे कर रखे हैं। होम की बात करूं, क्लिपबोर्ड वो सेम था जो वर्ड में था, कुछ अलग नहीं है। फॉन्ट वो भी बिल्कुल सेम है, अलाइनमेंट वो भी बिल्कुल सेम है, राइट लेफ्ट जस्टिफाइड सब कुछ सेम है। नंबर स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग, इसके अंदर होम के अंदर सेम वही ऑप्शंस हैं जो वर्ड में थे, कुछ अलग नहीं है और इसमें से कुछ करना भी नहीं है। अगले हम बात करते हैं इंसर्ट की। तो इंसर्ट में आप इसमें क्या क्या इंसर्ट कर सकते हो, सबसे पहला है टेबल। तो टेबल आप इंसर्ट कर सकते हो, जैसे हमने वर्ड में इंसर्ट की थी टेबल, तो रोज इसमें बनी हुई है, बस जो भी आप टेबल डालोगे वहां पे वो हाईलाइट हो जाएंगे। इलस्ट्रेशंस, इलस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि आप कोई भी पिक्चर डाल सकते हो और ऑनलाइन पिक्चर भी डाल सकते हो, सीधा ऑनलाइन आपसे अगर नेटवर्क आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो तो सीधा आप ऑनलाइन से कोई भी पिक्चर डाउनलोड करके आप डाल सकते हो। एड-इन्स, एड-इन्स का मतलब क्या है, इसके अंदर आते हैं आपके सारे चार्ट, कॉलम, लाइन, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया, स्कैटर, जितने टाइप के चार्ट्स हैं आप सब इसमें डाल सकते हो। स्पार्क लाइंस, बहुत सारे ग्राफ ऐसे होते हैं जो लाइंस के फॉर्म में होते हैं तो आप वो डाल सकते हो। फिल्टर भी डाल सकते हो। फिल्टर का मतलब क्या है, जैसे मैंने डेटा डाला, अब उसमें मैंने फिल्टर डाल दिया कि अलग अलग टाइप के फिल्टर हैं, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, तो जो भी आप फिल्टर लगाओगे तो सारे डेटा में से सिर्फ वही वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। जैसे मैंने फिल्टर लगाया लेस देन 10 का, तो लेस देन 10 लगाते ही वो वैल्यूज हो जाएंगी जो 10 से छोटी होंगी, सारा डेटा हट जाएगा। आप वापस ला सकते हो डेटा सारा क्लियर फिल्टर करके, तो ये आप सब कुछ इंसर्ट से डालते हो। देखो कॉलम है तो कॉलम में ये सारे होते हैं, अलग अलग टाइप के हैं जिसमें अलग अलग शेप्स होती हैं चार्ट की। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मूला की, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहला जो फॉर्मूला है, देखो इंसर्ट फॉर्मूले से क्या होता है, जो कैलकुलेशन है ना इसके अंदर वो प्रॉपर लैंग्वेज में होती है, आपको इंसर्ट करना पड़ते हैं बहुत सारे फंक्शंस। तो इंसर्ट फंक्शंस, फंक्शन लाइब्रेरी, डिफाइंड नेम्स, मतलब क्या होता है, जैसे सबसे पहले फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो वो है लोअर। लोअर का मतलब ये है कि अगर आपने कुछ भी लिखा है उसको वो लोअर केस में, कैपिटल लेटर्स है तो उसको स्मॉल लेटर्स में वो लिख देगा। तो मैं आपको 3 समझा रही हूं, लोअर, अपर और कॉनकैटिनेट। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ भी, रिवोल्यूशन बाय एजुकेशन, ठीक है। अब क्या है, आप देख रहे हो सब कैपिटल में है, मुझे क्या करना है, मुझे नेक्स्ट लाइन में इसको बिल्कुल लोअर केस में लेकर आना है। तो इक्वल टू लगाऊंगी क्योंकि मैंने आपको बताया है कि वर्ड में हर चीज इक्वल टू से शुरू होता है। आई विल टाइप लोअर, मैं लोअर लिखूंगी, ठीक है। ब्रैकेट, क्योंकि जब भी आप कोई फॉर्मूला यूज करते हो आपको ब्रैकेट लगाना होता है, इक्वल लोअर ब्रैकेट। अब देखो अगर आपको दिख रहा है नीचे ना फॉर्मूले का वो भी आ जाता है कि आपको किस टाइप से इसमें डाटा डालना है, तो इन्होंने बोला लोअर के बाद ब्रैकेट लगाओ और जो भी आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, मुझे ये टेक्स्ट सिलेक्ट करना है जो E1 में मैंने टाइप किया था, ब्रैकेट ऑफ और एंटर। आप देखो सब कुछ बिल्कुल स्मॉल में लिखा आ गया। तो लोअर से ये होता है। अपर से क्या होगा कि कुछ अगर शॉर्ट में लिखा हुआ है आपने, स्मॉल लेटर्स में, स्मॉल केस में लिखा हुआ है, उसको कैपिटल केस में आप कर सकते हो, इक्वल अपर ब्रैकेट, आप टेक्स्ट सेलेक्ट करोगे, ब्रैकेट ऑफ और एंटर, आप देख रहे हो वो अपने आप कैपिटल में आ गया। तो ये 2 फंक्शंस थे लोअर और अपर के, लोअर स्मॉल कैप में और अपर कैपिटल कैप में आपको कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है कॉनकैटिनेट, कॉनकैटिनेट। देखो कॉनकैटिनेट एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आप क्या कर सकते हो, आपको 2 सेल्स हैं,
आपने दोनों डेटा लिखा हुआ है, अब आपको दोनों नंबर को एक साथ लिखना है, या दोनों सेल्स में जो भी डेटा है, जो वैल्यू है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको मर्ज करना है, तो आप कॉनकैटिनेट का यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल इक्वल टू कॉनकैटिनेट लिखा ब्रैकेट, अब मैं क्या करूंगी, मुझे 2132 लिखना है, कॉमा, मान लो मुझे इसको मर्ज करना है रिवॉल्यूशन बाय एजुकेशन के साथ, तो मैं क्या कर रही हूं, मैंने सबसे पहले ये लिखा, कॉमा लगाया, ब्रैकेट, मैंने ये रिवॉल्यूशन बाय एजुकेशन पढ़ा, इस पे क्लिक किया, ब्रैकेट ऑफ किया, पहले वाला ब्रैकेट ऑफ किया और एंटर। आप देख रहे हो दोनों मर्ज हो गए, 2132 और ये रिवॉल्यूशन बाय एजुकेशन साथ साथ लिखा आ रहा है। तो कॉनकैटिनेट फंक्शन यूज होता है इस चीज के लिए, जब आपको दो सेल्स की वैल्यू एक साथ मर्ज करनी हो। इसके अलावा हम अब बात करते हैं लेफ्ट की। लेफ्ट का मतलब क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ, आप खुद भी अप्लाई करके देख सकते हो। आपने कोई नंबर लिखा, आपने कोई नंबर लिखा, फॉर एग्जाम्पल लेट मी टाइप, हाँ आपने ये नंबर लिख रखा है। अब आप ये चाह रहे हो कि लेफ्ट से सिर्फ इतनी डिजिट्स मैं लूं, 10 डिजिट्स हैं लेकिन आपको चाहिए लेफ्ट से बस 4 डिजिट्स हो, दैट्स इट, तो मैं लेफ्ट का फंक्शन यूज करूंगी। अगर आप चाह रहे हो कि कोई नंबर है मुझे बस राइट से 4 डिजिट्स चाहिए, तो मैं राइट का फंक्शन यूज करूंगी। मैं दोनों आपको यूज करके दिखा रही हूँ। तो इक्वल, सॉरी, जैसे ये नंबर है तो इक्वल लेफ्ट ब्रैकेट, अब मैं जो टेक्स्ट है मेरा मैं वो लिख रही हूं, फॉर एग्जाम्पल ये है, कॉमा, अब मैं ये बताऊंगी कि मुझे कितने नंबर तक चाहिए, तो मेरे को सिर्फ 2 डिजिट्स तक चाहिए, तो मैंने ब्रैकेट ऑफ किया, 21। तो आप देख रहे हो लेफ्ट से सिर्फ 2 डिजिट्स जो है वो हमने ले ली, 21 हमने ले लिया। अगर मैं यहाँ पे करती राइट का ऑप्शन, फॉर एग्जाम्पल इक्वल टू राइट ब्रैकेट, तो अब आप देख रहे हो मुझे इसी नंबर से राइट के 2 लेटर्स चाहिए, तो मैंने नंबर सेलेक्ट कर दिया, उस पर क्लिक करके, कॉमा, ब्रैकेट में मैंने लिखा 3, मुझे सिर्फ 3 नंबर चाहिए राइट से, तो मैंने 3 लिखा, 1 4 3, राइट से तीनों नंबर्स आ गए। तो लेफ्ट और राइट इसलिए होते हैं अगर आपको सिलेक्टेड नंबर्स करने हो यूज तो। अगला है आपका, तो आप देख रहे हो लेफ्ट, रिटर्न से स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्टार्ट या फ्रॉम द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से कितने कैरेक्टर्स चाहिए अलग निकाल देगा। राइट है तो स्पेसिफाइड नंबर जो भी आप स्पेसिफाई करोगे उतने निकाल देगा, राइट से, एंड से या फिर राइट से। अगला है टाइम। टाइम का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई डेटा है और वो टाइम है और आपको उसको टाइम के फॉर्मेट में लिखना है, तो आप टाइम का फंक्शन यूज करोगे। जैसे देखो मैं आपको 3 फंक्शन बता रही हूँ। सबसे पहले टाइम, इक्वल टू टाइम ब्रैकेट, मेरे पास डेटा था 8 और 48, 8 घंटे 48 मिनट, तो मैंने डाला 8, ये आवर में आ गया, कॉमा, 48 ये मिनट्स में आ गया। आप चाहो तो सेकंड्स लिख सकते हो, 23 सेकंड्स मैंने लिख दिया, ब्रैकेट ऑफ। अब मैं जब एंटर करूंगी तो 8:48 AM आ गया। तो आप देख रहे हो वो जो नंबर्स थे मेरे, इसने ऑटोमेटिकली टाइम की फॉर्मेट में कर दिए। दूसरा, तो ये टाइम का आपको पता लग गया कि जो नंबर्स हैं वो ऑटोमेटिकली टाइम की फॉर्मेट में शो करेगा। अगले की बात करती हूँ। अगला जो है वो है आपका नाउ। नाउ क्या बताएगा, नाउ, नाउ अभी की जो डेट है और अभी का जो टाइम है वो आपको बता देगा। तो मैंने नाउ लिखा, ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट ऑफ। नाउ में आपको कुछ डेटा नहीं डालना, बस नाउ लिखना है, ब्रैकेट ऑन करके ऑफ करना है, एंटर करोगे तो आपकी डेट और टाइम सारा आ गया। एक और फंक्शन जो मैं बताने वाली हूं वो है टुडे, इक्वल टू टुडे। सेम इसमें आप ब्रैकेट बंद करोगे, टुडे क्या बताएगा, सिर्फ डेट बताएगा। तो ऑन करोगे, ऑफ करोगे, एंटर प्रेस करोगे तो आज की डेट आ जाएगी। तो ये है आपके, ये हो गया आपका टाइम, ये हो गया आपका करंट या नाउ, और ये हो गया आपका टुडे। तो ये 3 फंक्शंस हैं जो आपको मैंने अभी बताए हैं। टाइम, इट रिटर्न्स टाइम फ्रॉम अ यूजर सप्लाइड आवर, यानी जो हम आवर, मिनट बताएंगे, सेकंड बताएंगे, उसके हिसाब से उसको टाइम की फॉर्मेट में लिख देगा। अगला है आपका नाउ। नाउ क्या होगा, रिटर्न्स द करंट डेट एंड टाइम, और टुडे क्या होगा, आज की डेट बताएगा। नेक्स्ट है सम। सम में क्या होता है, मैंने अभी फंक्शन यूज भी करके दिखाया था कि इक्वल टू सम लगाओ और उसके बाद जहां से जहां तक का सम करना है उनको सेलेक्ट कर लो। सम का मतलब है जितने आपने सिलेक्शन किया है उन सबका सम हो जाएगा। इट रिटर्न्स द सम ऑफ सप्लाइड लिस्ट ऑफ नंबर्स। मैक्स, मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम। आपने पूरी एक लिस्ट जो है, एरे जो है, एरे का मतलब होता है पूरा एक सिलेक्शन आपने कर रखा है, आपको उसमें से मैक्सिमम नंबर चूज करना है। तो आप इक्वल टू लिखोगे मैक्स और सिलेक्शन दे दोगे अपना, ऑटोमेटिकली आपका सिलेक्शन
में मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। जैसे यहां मैं बात करती हूं, मैंने लिखा इक्वल मैक्स, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, अरे एक सेकेंड, मैक्स ब्रैकेट, इक्वल टू नहीं गया, ब्रैकेट। अब मुझे क्या करना है, मेरे को नंबर सेलेक्ट करना है, तो मैं यहां गई और मैं अब इसको सेलेक्ट कर सकती हूँ। जैसे ये सेलेक्ट किया, कॉमा, या फिर आप माउस, एक सेकेंड में माउस मुझे जरा, तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं माउस से इस सिलेक्शन को इंक्रीज करने वाली हूँ। देखो अरे एक सेकेंड यार, आप लोग प्लीज रुकना, क्योंकि इस माउस से प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, तो मैं आपको टाइप करके ही बता देती हूँ। देखो इक्वल टू आपने प्रेस किया, मैक्सिमम आपने लिखा, ब्रैकेट। अब आप सबसे पहले एक नंबर सेलेक्ट करोगे, मैंने सेलेक्ट कर दिया ये वाला, कॉमा लगाया, ब्रैकेट। आप दूसरा नंबर सेलेक्ट करोगे, हमेशा अगली एंट्री ब्रैकेट में ही होती है, कॉमा लगाया, आप तीसरा नंबर सेलेक्ट करोगे, मैंने सेलेक्ट किया तीसरा नंबर। ये 3 नंबरों में मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो आप देख रहे हो 2132, 2134, 2135 में मैक्सिमम नंबर 2135 था, तो आंसर ऑटोमेटिकली 2135 आया। अगर मैक्सिमम की जगह मैं लिख देती मिनिमम MIN, तो ऑटोमेटिकली आंसर होता 2132। टाइप करने का तरीका बिल्कुल सेम यही है। तो ये है मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम जो है वो लार्जेस्ट वैल्यू देता है आपको सप्लाइड नंबर से, और मिनिमम जो है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू देता है सप्लाइड नंबर से। अगला है काउंट इफ। देखो जहां भी इफ लग जाए ना, मतलब है कि आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, लेकिन वो तभी फॉलो करेगा, आप एक कंडीशन भी दोगे अगर वो उसको फॉलो करता होगा तो काउंट इफ है, इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ सेल्स दैट सेटिस्फाई अ गिवन क्राइटेरिया। काउंट इफ का मतलब है वो ये बता देगा, जैसे मैंने सिलेक्शन किया, मुझे बस ये देखना है कि कितने सेल्स मैंने यूज करें, 10 सेल में डाटा डाला है, 20 में डाला है, 50 में डाला है, तो मैं फंक्शन यूज करूंगी काउंट इफ। काउंट इफ बताएगा आपने टोटल कितने सेल्स यूज करे हैं जो आपकी दी हुई कंडीशन को स्पेसिफाई करें, जस्टिफाई करते हैं। तो इफ जहां भी आएगा बस कंडीशन जुड़ जाएगी, वरना से नॉर्मल काउंट फंक्शन भी होता है। काउंट का मतलब क्या है, वो आपको बताएगा आपने कितने सेल्स यूज करे हैं। जैसे ये मैं आपको करके दिखाती हूँ, इक्वल टू काउंट, ठीक है। अब आपने ब्रैकेट लगाया, अब आपको वापस सिलेक्शन करना है, बट ये माउस काम नहीं कर रहा, तो मैं यही करूंगी। आपको दिख रहा है ना यहाँ पे 8 सेल्स यूज करें, लेकिन मान लो डेटा बहुत ज्यादा है और आपने 5 या 6 या बीच में से कहीं भी डाल रखा है, तो आप कैसे काउंट करोगे? आप पहला डेटा करोगे, कॉमा, ब्रैकेट, फिर आप दूसरे डेटा को करोगे, ब्रैकेट ऑफ, फिर आप तीसरे डेटा को डालोगे, ब्रैकेट ऑफ। मान लो ये 3 ही मुझे देखने हैं कि टोटल मैंने कितने सेल सेलेक्ट कर रखे हैं, तो ये आपको 3 बता देगा, क्योंकि मैंने सिर्फ 3 सेलेक्ट किए थे। तो ये होता है आपका काउंट। काउंट इफ में क्या होगा कि आपको साथ में कोई कंडीशन भी देनी होगी कि काउंट करो अगर ये नंबर इससे ज्यादा हो, तो अगर ज्यादा होंगे तभी आंसर आएगा, वरना नहीं आएगा। नेक्स्ट एंड। देखो एंड और नॉट, ये आपको क्लास में भी मिल जाएगा, बिल्कुल सेम उसी बेसिस पे काम करते हैं। ये प्रैक्टिकल नहीं करके देखने, बस इनकी वैल्यू ये पता होना चाहिए कि क्या होगा। एंड में क्या होता है, टेस्ट नंबर ऑफ यूजर डिफाइंड कंडीशंस। जो यूजर है यानी हम हैं, हम कुछ कंडीशंस देंगे। जो एक्सेल प्रोग्राम है वो सारी कंडीशंस देखेगा। एंड रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल द कंडीशंस इवेल्युएट टू ट्रू और फॉल्स अदरवाइज। अगर सारी कंडीशंस जस्टिफाई हो रही होंगी तो ही ट्रू लिखा आएगा, अगर सारी कंडीशंस ट्रू नहीं होंगी तो फॉल्स लिखा हुआ आएगा। बहुत सिंपल है। अब मैं बात करती हूँ और की, टेस्ट नंबर ऑफ यूजर डिफाइंड कंडीशंस। इसमें भी क्या होगा, सेम यही कि जो हम कंडीशंस देंगे सबकी टेस्टिंग होगी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सबको टेस्ट करेगा। रिटर्न्स ट्रू इफ एनी ऑफ द कंडीशंस इवेल्युएट टू ट्रू और फॉल्स। मान लो मैंने 5 कंडीशंस दी, अगर 5 में से एक भी ट्रू हो गई ना तो आंसर ट्रू आएगा, चाहे 4 गलत हो। तो और में ये होता है। एंड में क्या होता है कि अगर 4 कंडीशंस दी हैं, 4 की 4 ट्रू होंगी तो ही आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। नॉट, ये उल्टा है। अगर मैंने कंडीशन दी, वो फॉलो कर रहा है तो आंसर फॉल्स आएगा। मैंने कोई कंडीशन दी, अगर वो नहीं फॉलो कर रहा है तो आंसर ट्रू आएगा। तो नॉट बिल्कुल अपोजिट करता है। तो रिटर्न्स अ लॉजिकल वैल्यू दैट इज द अपोजिट ऑफ यूजर सप्लाइड लॉजिकल वैल्यू। तो जो हम सप्लाई करेंगे उसका बिल्कुल अपोजिट आंसर देगा।
रिटर्न्स फॉल्स इफ सप्लाइड इज आर्ग्यूमेंट इज ट्रू एंड वाइस वर्सा। तो सेम यही मैंने बताया। नेक्स्ट फॉर्मूला है SQRT यानी स्क्वायर रूट। तो ये फंक्शन यूज होता है अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना हो किसी नंबर का। तो इस बार क्वेश्चंस भी आए हैं कि SQRT ब्रैकेट में 1 2 2 5 है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बेसिकली कुछ नहीं करना, 1 2 2 5 का स्क्वायर रूट करना है आपको। तो कितना हो जाएगा 35, तो आपका 35 आंसर होगा। नेक्स्ट है पावर। रिटर्न्स द पावर ऑफ अ नंबर रेज टू सेकंड पावर। पावर का मतलब ये है कि अगर आपको कोई नंबर की पावर करनी है तो आप पावर का इस्तेमाल करते हो। जैसे मान लो मैं यहाँ फॉर्मूला लगा रही हूँ इक्वल पावर, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, मान लो मेरे को 25 की पावर 2 चाहिए, तो पावर के बाद मैं लिखूंगी 25 कॉमा, मुझे 25 की पावर 2 चाहिए थी, अब मैं लिख दूंगी 2 ब्रैकेट ऑफ और एंटर। तो आप देख रहे हो आंसर ऑटोमेटिकली 625 आया। तो पावर से आप किसी भी नंबर की कितनी भी पावर निकाल सकते हो, कैलकुलेशन की आपको नीड नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है फ्लोर और सीलिंग। फ्लोर और सीलिंग क्या है ये मैं अभी आपको करके दिखाने वाली हूँ। नीचे वन लाइनर्स है, उसमें मैंने न्यूमेरिकल डाल रखा है तो आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट है इफ। मैंने बता दिया था आपको इफ जब तभी हम यूज करते हैं जब हम कोई कंडीशन जो है वो बताएं। तो इट टेस्ट यूजर डिफाइंड कंडीशन, जो हम हैं हमने जो भी कंडीशन दे रखी होगी उसको टेस्ट करेगा एंड रिटर्न्स वन रिजल्ट, और उसके बाद रिजल्ट देगा अगर कंडीशन ट्रू होगी एंड अनदर रिजल्ट इफ द कंडीशन इज फॉल्स। हमने इफ लगा के कंडीशन दे दी कि ट्रू आपको तब बताना है अगर ये सारे नंबर 10 से कम होंगे, फॉल्स आपको तब बताना है अगर ये जो है 10 से ज्यादा होंगे। मान लो 10 से सब छोटे हैं तो आंसर ऑटोमेटिकली ट्रू आएगा। तो इफ का मतलब क्या है, बस कंडीशंस को चेक करना, दैट्स इट। नेक्स्ट है एबीएस। एबीएस का मतलब होता है एब्सोल्यूट। आपको पता है ना एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है। एब्सोल्यूट में नेगेटिव भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो मान लो मैंने एक डेटा इसमें फिल किया -345, ठीक है। अब मैं ये चाह रही हूं कि मुझे इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मिल जाए, तो मैं इक्वल लगाऊंगी ABS ब्रैकेट। मुझे कुछ नहीं करना, जिस नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, मुझे इस नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, मैंने इसको सेलेक्ट किया और ब्रैकेट ऑफ। आंसर ऑटोमेटिकली 345 आ गया, माइनस साइन हट गया। तो एब्सोल्यूट में ये होता है, आपको एब्सोल्यूट वैल्यू मिल जाएगी। अगला है प्रोडक्ट। अगर मुझे 2-3 नंबर्स का प्रोडक्ट करना है तो मैं प्रोडक्ट का फंक्शन यूज करती हूँ। अदरवाइज आप प्रोडक्ट का फंक्शन यूज नहीं करना चाह रहे तो आप एस्ट्रिक यानी स्टार भी यूज कर सकते हो, उससे भी मल्टीप्लाई ऑटोमेटिकली हो जाती है। मॉड। मॉड का मतलब है अगर आपके पास 2 नंबर हैं, आपको बस ये देखना है कि अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूंगी तो मेरा क्या आंसर आएगा, तो आप मॉड का फंक्शन यूज करोगे। आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये इक्वल टू मैंने यूज किया मॉड। अब मेरे पास नंबर थे, मान लो मुझे देखना है 25, मुझे डिवाइड करना है 5 से, तो आपका आंसर आएगा 0, क्योंकि इसमें इसका मतलब यह है कि 25 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। मॉड में हमेशा रिमाइंडर मिलता है, ये डिविडेंड नहीं मिलता, सॉरी क्वोशिएंट नहीं मिलता, यानी जो आपका डिवाइड होके आंसर आता है वो नहीं मिलता, हमेशा शेष मिलता है, शेष फल यानी रिमाइंडर आपका हमेशा आंसर आएगा। तो इट रिटर्न्स द रिमाइंडर फ्रॉम डिवीजन बिटवीन 2 नंबर्स। सम इफ, सेम सम आपने पता है सबको प्लस करते हैं। सम इफ का मतलब वो सिर्फ तभी प्लस करेगा अगर वो आपने जो कंडीशन दे रखी है वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो इफ जहां भी लग जाता है तो बस क्राइटेरिया जुड़ जाता है। काउंट, अभी मैंने आपको ये काउंट तो अप्लाई करके दिखाया था। नेक्स्ट है एवरेज। कुछ नहीं करना है एवरेज में। एवरेज में आपका एवरेज निकालता है सभी नंबर्स का। इट डज नॉट रिटर्न द स्मॉलेस्ट वैल्यू, इट रिटर्न्स द एवरेज वैल्यू और यू कैन से मीन वैल्यू, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं वन लाइनर्स की, फटाफट से करते हैं। सबसे पहला, अगर आपको एक कॉलम को हाइड करना है तो आप क्या शॉर्टकट यूज करोगे। देखो ये कॉलम है H, आपको इसको हाइड करना है, आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो Ctrl+0, हाइड हो गया। आपको वापस लेकर आना है, आपने Ctrl+Z यानी अंडू आपने प्रेस कर दिया। अब आपको क्या करना है, रो को हाइड करना है। मुझे इस रो को हाइड करना था, ठीक है। आपने इसको सेलेक्ट किया, आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो Ctrl+9, देखो वो हाइड हो गई। तो Ctrl+0 से कॉलम हाइड होता है और Ctrl+9 से रो हाइड होती है। नेक्स्ट हाइड ऑप्शन, वैसे अगर शॉर्टकट ना यूज करना हो, हाइड ऑप्शन कहां प्रेजेंट होता है, व्यू में प्रेजेंट होता है। ये हो गया वन लाइनर। नेक्स्ट एक फंक्शन है लेन। लेन क्या काउंट करता है, जो भी नंबर है, मान लो बहुत बड़ा नंबर है और आपको बस ये कैलकुलेट करना है कि इस नंबर में कितने डिजिट्स हैं,
कितने कैरेक्टर्स हैं, तो आप यूज करोगे लेन। फॉर एग्जाम्पल लेन 1 2 3 6 अगर आपने यूज किया तो 4 नंबर यूज किया, आंसर आएगा 4। इट रिटर्न्स द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब है टोटल आपने डेटा जो डाला है वो स्ट्रिंग है, कैरेक्टर्स का मतलब है उसमें इंडिविजुअल नंबर्स। डिफॉल्ट अलाइनमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी नंबर डालोगे, आपने कुछ भी नंबर टाइप किया एक्सेल में, वो ऑटोमेटिकली राइट की तरफ शो होता है, लेकिन जो भी आप लिखते हो अल्फाबेट वर्ड्स मतलब इंग्लिश जो भी लिख रहे हो वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट की तरफ अलाइन होता है। ये डिफरेंट है, नंबर हमेशा राइट की तरफ, नॉर्मल जो टेक्स्ट है वो हमेशा लेफ्ट की तरफ। शॉर्टकट टू कोलैप्स द रिबन, अगर मुझे ये चाहिए कि जो रिबन था जिसमें होम के बहुत सारे ऑप्शन आ रहे थे वो कोलैप्स हो जाए, उसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस F1। ऑल्ट प्लस एंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे अगर आपने अभी देखा हो, मैंने यहाँ पे इतना सारा मैं यहाँ पे डेटा लिख रही हूँ कुछ भी, तो मैं जब लिख रही हूँ ना तो आप देख रहे हो ये कितना ज्यादा एक्सटेंड हो गया, पर मुझे ये चाहिए कि इसकी लेंथ इतनी रहे, चाहे इसकी विड्थ बढ़ जाए, यानी मैं इसी में ही नेक्स्ट लाइन में लिखना चाह रही हूँ। देखो अगर मैं यहाँ कुछ भी लिख रही हूँ, एंटर प्रेस कर रही हूँ, तो ये नेक्स्ट उसमें जा रहा है, नेक्स्ट सेल में जा रहा है। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इसी सेल में नेक्स्ट लाइन में लिखा जाए। तो मैं कैसे लिखूंगी, मान लो मैंने लिखा नेम ऑफ स्टूडेंट, अब मुझे लिखना है नीचे डेट ऑफ बर्थ, तो मैं ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस करूंगी, इसी सेल में नेक्स्ट लाइन खुल जाएगी, डेट ऑफ बर्थ। देखो तो अब इसी के अंदर आप इसकी थोड़ी सी लेंथ आप इंक्रीज कर सकते हो। नेम ऑफ स्टूडेंट और डेट ऑफ बर्थ जो है वो दो अलग अलग लाइंस में ही आएंगे हमेशा, चाहे आप इसको और कितना एक्सटेंड कर दो, ये हमेशा दो अलग अलग लाइंस में ही आएंगे, क्योंकि मैंने इसमें ऑल्ट एंटर का यूज किया है, तो दो लाइंस ही इसके अंदर आपको शो होंगी। अगला है सम, ये मैं आपको करके दिखा चुकी हूँ। रीनेम, अगर आपको रीनेम करना है टेबल में तो आप कंट्रोल प्लस R भी प्रेस कर सकते हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट कैन बी टाइप, देखो एक सेल में आप नंबर टाइप करे जा रहे हो, कितना ही तो बड़ा नंबर हो सकता है, बहुत बड़ा नंबर हो सकता है। टोटल कितनी डिजिट्स यूज कर सकते हो एक सेल में, 32,767, यानी अगर मैं मान लो 11111 टाइप कर रही हूँ तो 1 कितनी बार टाइप हो सकता है एक ही सेल में, 32,767। टू गो टू व्यू टैब शॉर्टकट वी यूज इज ऑल्ट W। देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये ना ऊपर फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, अब या तो है कि मैं माउस, मुझे व्यू पे क्लिक करना है, तो या तो मैं माउस से व्यू पे जाऊं, इसका शॉर्टकट होता है, इन सबके शॉर्टकट होते हैं एक्चुअली, और सारे के सारे ऑल्ट से शुरू होते हैं। तो जैसे व्यू का है W, तो ऑल्ट प्लस W प्रेस करूंगी तो देखो व्यू के सारे खुल जाएंगे। आई थिंक ये वर्जन दूसरा है मेरे, हाँ ऑल्ट प्लस व्यू किया तो व्यू के सारे ऑप्शंस खुल गए, सारे चेंज हो गए। When we select a range of cells, then in the name box only the name of first cell is shown। देखो अगर आपने यहां से सिलेक्शन किया, यहां से सिलेक्शन किया, आपने ये सारा सेलेक्ट किया, तो बेसिकली आपने A4 से सिलेक्शन किया है I11 तक, है ना, लेकिन यहाँ पे जो नाम होगा सिर्फ स्टार्टिंग का ही दिखाई देगा, यानी A4। तो इन्होंने यही बोला जब भी आप एक रेंज सेलेक्ट करोगे नेम बॉक्स में हमेशा बस पहले सेल का नाम ही शो होगा। मैक्सिमम जूम परसेंटेज 400% होती है। जो टेबल आप क्रिएट करते हो MS एक्सेल में, सिर्फ एक्सेल में ये ऑप्शन होता है कि वहां आप फिल्टर लगा सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप नॉर्मली फिल्टर लगा सकते हो, अल्फाबेटिकली आपको शो करना है या फिर डेट के वाइज आपको शो करना है। जैसे हम कंप्यूटर भी चलाते हैं, हम अपनी बहुत सारी फाइल्स ओपन करते हैं तो हम डेट के हिसाब से उनको देख सकते हैं, अलग अलग क्राइटेरिया है, हम साइज के हिसाब से उनको देख सकते हैं, तो ये इन्होंने यही बोला है। नेक्स्ट है F2 इज यूज टू एडिट अ सेल, ये आपने वर्ड में भी किया था, F2 एडिटिंग का ही काम करता है। फोटो अगर आपको याद हो, प्रीव्यू, उसमें प्रिंट प्रीव्यू था, सॉरी। रिप्लेस अगर करना है तो कंट्रोल H, ये आप पढ़ चुके हो। एब्सोल्यूट एड्रेस के लिए आप $साइन यूज करते हो, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इसमें सारे वो क्वेश्चंस हैं जो अभी प्रीवियस एग्जाम्स में आए हैं, तो वो सब सिर्फ 1 लाइनर्स की फॉर्म में डाल दिए। टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट, शॉर्टकट शिफ्ट F11 है, या फिर एक और था ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स, अगर सिर्फ सेल्स काउंट करने तो काउंट का ऑप्शन, लेकिन अगर आपको सेल्स काउंट करने हैं विद अ स्पेसिफिक क्राइटेरिया तो आप क्या यूज करोगे, काउंट इफ। टू डिस्प्ले करंट डेट एंड टाइम नाउ, ये मैं बता चुकी हूँ।
सेव करनी है फाइल को तो शिफ्ट प्लस F12 आप यूज करोगे। ऑटो सम, देखो एक ना जैसे हम सम निकालते हैं, एक और ऑप्शन होता है एक्सेल में ऑटो सम का, वो कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। ये सारी डिजिट्स हैं, ये सारी डिजिट्स हैं यहाँ से। ऑटो सम में बस क्या होता है, अगर आपको सम का ऑप्शन यूज करना है तो आप यहाँ पे इक्वल टू लगा के सम लिखोगे, है ना, या तो हम वो यूज करते हैं। ऑटो सम में क्या होता है, जो डेटा है उसको सेलेक्ट करो और एक एक्स्ट्रा सेल तक सेलेक्ट कर लो, एक एडजेसेंट सेल सेलेक्ट कर लो। मैंने 9th सेल सेलेक्ट कर लिया, ये रहा। तो अब ये जो खाली सेल है इसके अंदर इन सबका सम दे देगा, बस मुझे ऑटो सम प्रेस करना है जो आपका होम में ही होता है। होम में देखो यहाँ पे ऑप्शन है ऑटो सम का, ये रहा। तो यहाँ पे इन सबका सम आ गया। ये ऐसा क्यों लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो इतनी नहीं है कि ये नंबर शो कर दे। तो इन सबका सम आ गया 17091। तो ऑटो सम हम तब यूज करते हैं जब एक एडजेसेंट सेल, एक सेल में इससे पहले वाले सभी सेल्स की वैल्यू हमको देनी हो। इट हेल्प्स टू एड द कंटेंट्स ऑफ अ क्लस्टर ऑफ एडजेसेंट सेल्स। जब एक साथ हो सारे डेटा, मतलब ऐसा ना हो कि कोई सेल यहाँ, कोई वैल्यू यहाँ है, कोई वैल्यू यहाँ पे है, जब सब एक साथ है तो आप ऑटो सम का फंक्शन यूज कर सकते हो। मैच हम यूज करते हैं ये देखने के लिए कि सेम वैल्यूज हैं या नहीं। जैसे मैच, वैल्यूज दे दी उन्होंने 12, यानी आपको 12 से मैच करना है। अब आपके पास डेटा है 10, 13, 15, 17, 9, ठीक है। और यहाँ पे अब ये इसका तरीका होता है लिखने का। इस मैच में 3 चीजें होती हैं, या तो वो आपको देंगे 0 का मतलब होता है एग्जैक्ट वैल्यू मैच करनी है, या फिर होता है 1 का मतलब होता है गिवन नंबर से लेस वैल्यूज मैच करनी है, या होता है -1 का मतलब होता है मोर वैल्यूज मैच करनी है। तो मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 1 का मतलब है 12 से छोटे नंबर काउंट करने हैं, कितने, तो 12 से छोटे नंबर कितने हैं, 10 और 9, तो इसका आंसर आएगा 2। अगर यहाँ होता -1 तो आपका आंसर कितना होता, अगर -1 है तो आपका आंसर होता 12 से बड़े। तो -1 में हम कौन कौन से लेते, 13, 15 और 17, तो आपका आंसर आता 3। तो ये है मैच फंक्शन। नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ फ्लोर की। फ्लोर और सीलिंग 2 हैं, दोनों का आंसर, जो दोनों का तरीका है काम करने का वही है। ये नंबर को राउंड ऑफ करने के काम आते हैं। फ्लोर में छोटे नंबर पे राउंड ऑफ करेंगे, सीलिंग में मैक्सिमम नंबर पे यानी बड़े नंबर पे। देखो लिखा है फ्लोर 27,6, मतलब 27 को राउंड ऑफ करना है विद द मल्टीपल्स ऑफ 6, कि 6 के टेबल में आ जाए। फ्लोर है तो 27 से छोटा नंबर देखेंगे जो 6 से कट जाएगा, कितना होता है, ऑब्वियसली 24, तो आंसर 24 आएगा। सेम यही अगर मैं सीलिंग में यूज करूं तो 27 को राउंड ऑफ करना है, वो 6 से कट जाए, पर सीलिंग है तो 27 से बड़ा नंबर चाहिए, तो आंसर आ गया 30। नेक्स्ट, शॉर्टकट टू सेलेक्ट अ रो। अगर मुझे पूरी रो को सेलेक्ट करना है तो मैं यूज कर सकती हूँ शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ये पूरी की पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी, वरना इसका एक शॉर्टकट तरीका है, 9 पे जाओ, इस पे क्लिक करो, आपकी वैसे भी पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। लेकिन शॉर्टकट्स आते हैं एग्जाम में, तो हमें भले ही प्रैक्टिकल वेज आते हो जो इनसे भी कम टाइम ले, लेकिन हमें शॉर्टकट्स पता होने चाहिए। शॉर्टकट टू गो टू डेटा टैब, जैसे व्यू का था ऑल्ट प्लस W, डेटा का है ऑल्ट प्लस A। कंट्रोल ए हमने वर्ड में किस लिए यूज किया था, पूरी फाइल को सेलेक्ट करने के लिए, सेम इसमें भी यही है। अपर फंक्शन बता चुकी हूं किस लिए यूज होता है, तो आई विल नॉट रिपीट दिस। टू सेलेक्ट वन और मोर एडजेसेंट वर्कशीट्स, देखो ये मैं आपको डायरेक्टली बताती हूँ पूछ क्या रहे। ये 3 वर्कशीट्स हैं, अब मुझे सिर्फ फर्स्ट और थर्ड सेलेक्ट करनी है, तो मैं क्या करूंगी, फर्स्ट पे जाऊंगी, कंट्रोल प्रेस करूंगी और कंट्रोल के बाद अपनी थर्ड शीट पे सिलेक्शन ले लूंगी। मैंने कंट्रोल प्रेस किया, अब मैं थर्ड शीट पे चली गई, तो मेरी 2 शीट सेलेक्ट हो गई, 1 और 3। अब मुझे कहीं भी जाके दूसरे वर्ड में या दूसरे एक्सेल में मुझे पेस्ट करनी है तो सिर्फ 1 और 3 ही पेस्ट होगी। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर मुझे, देखो 2 तरीके होते हैं किसी भी चीज को सेलेक्ट करने के। एक तो तरीका ये होता है, मैंने 1 पे क्लिक कर रखा है, ठीक है, 6 शीट्स हैं। एक तरीका है कि मुझे 1 से लेके 6 तक सेलेक्ट करना है, तो अगर लगातार सेलेक्ट करते हैं हम हमेशा कॉन्टिन्यूसली, तो हम शिफ्ट का यूज करते हैं। देखो मैंने 1 पे अभी सिलेक्शन ले रखा है, मैं शिफ्ट प्रेस करूंगी, शिफ्ट के बाद सीधा 6 तक गई, सारे सेलेक्ट हो गए। एक तरीका होता है अगर मुझे सारी सेलेक्ट ना करना हो, सेलेक्टेड सेलेक्ट करनी हो, जैसे
मुझे 1, 2 और 5 सेलेक्ट करनी है। मैं 1 पे गई, आफ्टर दैट आई प्रेस्ड कंट्रोल, अब मुझे 2 सेलेक्ट करनी थी और 5, तो अब 1, 2 और 5 ही सेलेक्ट हुई है। तो सेलेक्ट करने के 2 तरीके हैं, या तो शिफ्ट से सारी की सारी सेलेक्ट हो जाती हैं जितनी भी हम लोग लेते हैं बीच की फाइल्स, और कंट्रोल से सिलेक्टेड फाइल्स जिन पे हम क्लिक करेंगे वो सिलेक्शन हो। नेक्स्ट, डेट वैल्यू फंक्शन एक ऐसा है, ये सिर्फ आपको क्या करता है ये करने की जरूरत है। It is used to convert a date that is stored as text to a serial number that Excel recognizes as date. आपके पास कोई टेक्स्ट में लिखा हुआ है 12 दिसंबर 2019, तो अगर कोई, या फिर आपने सिंपल लिख दिया, मतलब कोई भी डेटा है उसको वो एक नंबर की फॉर्मेट में दे देगा, ठीक है। जैसे टाइम दे रहा था, आपने टाइम में आवर अलग बता दिया था, मिनट अलग बता दिया था, और वो टाइम के फॉर्मेट में दे दिया था, तो सेम डेट वैल्यू है। प्रॉपर फंक्शन क्या होगा, जैसे अपर और लोअर केस, अपर क्या कर रहा था कैपिटल में, लोअर क्या कर रहा था स्मॉल में। प्रॉपर में क्या होगा, जैसे हम लिखते हैं फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी सब स्मॉल। ये रिपीटेड है, इतने रोज होते हैं 10,48,576, 16,384 कॉलम्स होते हैं। ये है 2010, यानी जो अभी तक भी हम नॉर्मली ज्यादातर ये यूज करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं MS Excel 2003 वर्जन की, तो उसके अंदर 65,536 रोज हैं, यानी बहुत कम है अगर आप देख रहे हो, और 256 कॉलम्स हैं। ये एग्जैक्ट का मतलब है ये चेक करना कि 2 सेल्स में वैल्यू एग्जैक्टली सेम है या नहीं है। मिनिमम जूम परसेंटेज, मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितनी बताई थी 400%, मिनिमम जूम परसेंटेज कितनी है 10%। कंट्रोल प्लस F4 इज यूज टू क्लोज अ वर्कबुक, कंट्रोल और F4 से जो है वो वर्कबुक क्लोज हो जाती है। शिफ्ट प्लस टैब से, देखो टैब से ना हमेशा हम आगे जाते हैं हमेशा, लेकिन अगर टैब को आप यूज कर रहे हो शिफ्ट के साथ, तो शिफ्ट ना हमेशा चीजों को उल्टा कर देता है। तो शिफ्ट के साथ अगर आप प्रेस कर रहे हो तो जो शिफ्ट होगा वो पहले वाले पे हो जाएगा। मतलब मैं यहां पर हूं, ठीक है, अब मैंने टैब प्रेस किया तो ये देखो अगले पे आ गया, लेकिन अगर मैं शिफ्ट के साथ टैब प्रेस कर रही हूं तो ये पहले वाले पे आ जाएगा। तो वो यही बोल रहे हैं, जस्ट सिलेक्शन को राइट और लेफ्ट साइड पे करने के लिए आप शिफ्ट का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है शॉर्टकट टू गो टू इंसर्ट टैब। देखो अभी तक आपने 3 शॉर्टकट पढ़े हैं। सबसे पहला पढ़ा था आपने व्यू का, ऑल्ट प्लस W, फिर आपने पढ़ा था डेटा का, मतलब लास्ट जो लेटर होगा आप वो यूज करोगे। इसमें आपने यूज किया था ऑल्ट प्लस A। तीसरा आप यूज कर रहे हो टेबल डायलॉग बॉक्स, जो टेबल से रिलेटेड है। तो टेबल के लिए जो आपका शॉर्टकट है, सॉरी इंसर्ट, इंसर्ट के लिए है ऑल्ट प्लस N, तो इसमें लास्ट लेटर यूज नहीं किया, तो ऑल्ट प्लस N से इंसर्ट खुल जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस C इज यूज टू डिस्प्ले क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स। नेक्स्ट है कॉनकैटिनेट, आपको मैं बता चुकी हूँ। प्रिंट प्रीव्यू, कंट्रोल प्लस F2, ये मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। शॉर्टकट टू ओपन द डिलीट डायलॉग बॉक्स टू डिलीट सिलेक्टेड सेल्स, कंट्रोल माइनस, अगर कंट्रोल माइनस करोगे तो आपका जो सेल है वो डिलीट हो जाएगा। द कीबोर्ड शॉर्टकट की टू ओपन द फॉर्मेट सेल्स, यानी अगर आपको किसी सेल को फॉर्मेट करना हो तो F तो प्रेस करोगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F। टू रिमूव डुप्लीकेट फंक्शन इज फाउंड इन रिबन अंडर द डेटा टैब। ये सिर्फ ये है कि जो डुप्लीकेट फंक्शन है वो कहाँ मिलता है, तो वो डेटा टैब के अंदर मिलता है। चलो अब कुछ फटाफट से राउंड ऑफ फंक्शन यूज करते हैं। सबसे पहले राउंड फंक्शन किस लिए यूज होगा, राउंड फंक्शन राउंड ऑफ के लिए यूज होता है, लेकिन आप उसमें बता देते हो कि कितने डेसिमल प्लेस तक आपको राउंड ऑफ करना है। जैसे ये डिजिट थी, आपको 4 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना था, बस यहां तक राउंड ऑफ करना था, क्योंकि अब 9, ये जो 2 है, 5th जो है वो 5 से छोटा है, तो 9 का 9 रह गया, तो ये आपका आंसर आ गया। इवन फंक्शन का मतलब है नियरेस्ट इवन डिजिट देगा, बट नियरेस्ट जो होगी आपकी हमेशा बड़ी ही होनी चाहिए। जैसे इवन है 11, तो 11 से जस्ट बड़ी जो भी इवन डिजिट होगी 12। इवन है -9, तो इसमें ऐसा नहीं होता, जैसे नॉर्मली अगर आप देखो -9 से बड़ा नंबर होगा -8, लेकिन इसमें वो नेगेटिव साइन इग्नोर करता है। 9 आप माइनस तो लगेगा, 9 से बड़ा इवन नंबर कौन सा है 10, तो -10 आंसर होगा। ऑड में ऑड फंक्शन ढूंढने का, बट बड़ा ही ढूंढने का, जैसे इवन में ढूंढ रहा था। जैसे ऑड 8 है तो बड़ा जो होगा वो 9। टोटल सेल्स अगर कैलकुलेट करने हो कितने आपने यूज किए हैं, बहुत आसान तरीका है, रोज और कॉलम की मल्टीप्लाई कर दो। जैसे फंक्शन क्वेश्चन आया आपका एग्जाम में A4 C10, ये सिलेक्शन है,
तो आप बताओ कितने सेल्स पे आपने काम किया है। तो यहाँ तो आप टेबल बना के देखो, सबसे आसान तरीका। रोज, रोज कितनी यूज करोगे? 10 -4 + 1, जैसे हम मैथ्स में करते हैं, रीजनिंग में करते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करने के लिए। तो 10 -4 + 1 इंटू ए से लेकर सी तक, तो ए बी सी 3 अल्फाबेट्स यूज करें आपने, तो यहाँ पे जो आ जाएगा 7 × 3 यानी 21 सेल्स में आपने वर्क कर रखा है। द लिमिट ऑफ फॉन्ट साइज इन MS Excel इज 872, सेम वर्ड वाला है 8 से 72, और मैनुअल लिमिट है 1 से 409। अल्फाबेट डेटा इज एंटर्ड ऑन द लेफ्ट साइड, अभी बता दिया था मैंने आपको, जो आप टाइप करते हो लेफ्ट साइड पे आता है। नंबर अगर टाइप कर रहे हो तो वो राइट साइड पे आएंगे ऑटोमेटिकली। शॉर्टकट कीज, डेट के लिए या तो आप इक्वल टू डेट लिखो, फॉर्मूला यूज करो, लेकिन अगर आपको डेट का फॉर्मूला यूज नहीं करना तो इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल, और उसके साथ आप ये सेमीकोलन अगर प्रेस कर रहे हो तो आपका डेट आ जाएगा। टाइम में क्या करना है ये तो है ही, इसके साथ शिफ्ट भी प्रेस हो जाएगा। मिनिमम वर्कशीट्स कितनी होती हैं? 3। मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं? 255। सेम जो डिफॉल्ट साइज है फॉन्ट का और डिफॉल्ट फॉन्ट है वो बिल्कुल सेम है, कैलिब्री और 11। ये शॉर्टकट कीज हैं, तो जिन जिन पे मैं सिलेक्शन अभी दे रही हूं आप लोग एक बार जरूर पढ़ लेना, क्योंकि मैक्सिमम मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूं जब ये वीडियो आपकी बनी थी उसी के अंदर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, F2 एडिटिंग के काम आता है, इसके साथ F5 डिस्प्ले करता है डायलॉग बॉक्स को, F7 इसमें भी स्पेलिंग का ही काम करता है, स्पेलिंग चेक। इसी के साथ F12 सेव एज, सेव का जो है सेव डायलॉग बॉक्स आपको देता है ये। F2 आ गया एडिट के साथ, ये भी अभी एडिट ही करेगा, या कुछ इंसर्ट करना हो तब आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो। शिफ्ट + F5 फाइंड बॉक्स के लिए अगर आपको यूज करना है तो, शिफ्ट + F11 नई वर्कशीट डालने के लिए, शिफ्ट + F2 12 सेव या सेव एस ऑप्शन के लिए, कंट्रोल + F2 प्रिंट प्रीव्यू के लिए। देखो शिफ्ट के साथ अलग फंक्शंस है, फंक्शन कीज के, कंट्रोल के साथ अलग हैं, तो इनको लिखकर या फिर अप्लाई करके देख लेना, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। तो कंट्रोल + F2 बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंट प्रीव्यू के लिए। Alt F4 अगर आपको पूरा प्रोग्राम ही क्लोज करना हो, मतलब अगर एक्सेल खोल रखा है एक्सेल ही बंद करना है तो Alt F4 आप प्रेस करोगे, ठीक है। इसके अलावा ओपन, कंट्रोल + F12 से आपका ओपन डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, कोई आपको फाइल ओपन करनी है तो आप बिल्कुल ओपन कर सकते हो। इसी के साथ ये सारे एक बार जरूर पढ़ लेना, ये इतने ज्यादा लंबे लंबे तो नहीं आते हैं, तो एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना। कंट्रोल 0 मैंने आपको बताया था, कॉलम्स को हाइड करने के लिए आप यूज करते हो। कंट्रोल 9 बताया था, आपका रो को हाइड करने के लिए आप यूज करते हो। कंट्रोल B बोल्ड के लिए, ये इतना लंबा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस कंट्रोल B अगर आया, ये देखो मैक्सिमम शॉर्टकट सेम है वर्ड में, एक्सेल में और आपके पावर पॉइंट में। क्या एक्स्ट्रा करना है? एक्स्ट्रा बस वो करना है जो कैलकुलेशन में हेल्प करते हैं, जैसे इसमें कंट्रोल 0 कंट्रोल 9 रो और कॉलम को हाइड कर रहा था, तो आपको ऐसे एक्स्ट्रा करना है। अदरवाइज कंट्रोल B है बोल्ड होगा, कंट्रोल O है ओपन होगा, वो सेम है, आप किसी भी प्रोग्राम को खोलो सब में सेम होंगे। कंट्रोल C कॉपी करता है, ये बिल्कुल सेम है, तो ये आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, एक में कर लिए बस ये रिवाइज हो जाएंगे आपके इससे। कंट्रोल D सॉरी कंट्रोल F, इसके अंदर फाइंड जो है, मतलब ये फाइंड के लिए आपका कंट्रोल F हम यूज करते हैं। कंट्रोल H रिप्लेस के लिए यूज करते हैं, ये बिल्कुल सेम है। कंट्रोल I से इटैलिक होगा, कंट्रोल K से हाइपरलिंक होगा, कंट्रोल L से टेबल क्रिएट होगी, कंट्रोल N से न्यू वर्कबुक जो है वो न्यू वर्कबुक आ जाएगी। कंट्रोल से ओपन होगा, P से प्रिंट, इसी के साथ S से सेव, ये बिल्कुल सेम है, U से अंडरलाइन हो जाएगा, V से पेस्ट हो जाएगा, ये बिल्कुल सेम है। कंट्रोल W से, देखो Alt F4 से मैं ये बोल रही हूँ पावर, ये जो भी प्रोग्राम है वो बंद हो जाएगा। कंट्रोल W से प्रोग्राम बंद नहीं होगा, बस उसका वो फोल्डर बंद हो जाएगा, वो डॉक्यूमेंट बंद हो जाएगा, आप नया डॉक्यूमेंट या नई वर्कशीट खोल सकते हो। कंट्रोल X कट, कंट्रोल Y रीडू, इसको रीडू बोलते हैं। कंट्रोल Z अंडू, ये बिल्कुल सेम है, ये हर जगह सेम होंगे। शिफ्ट एंटर में आपको बता चुकी हूँ, टैब से अगले में जाओगे, शिफ्ट टैब से पहले वाले में आओगे, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इसी के साथ कंट्रोल + ये, इससे डेट पता लगती है और इससे टाइम पता लगता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ।
ये एक बार बस पढ़ लेना, इतना कुछ करने की एज सच नीड नहीं है। शिफ्ट प्लस स्पेस बार, पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। ये एक बार ना सारे बस पढ़ लेना, क्योंकि ये देखो अब जैसे है कंट्रोल शिफ्ट 5 और परसेंटेज, तो परसेंटेज फॉर्मेट में ही आपको लगाना, कुछ नहीं करना। जैसे 0% टू द सिलेक्शन, मतलब परसेंटेज फॉर्मेट में जितनी भी डेटा होगा वो परसेंटेज फॉर्मेट में आ जाएगा। तो ये सारे हैं जो एक बार आपको पढ़ने की नीड है, जरूर जरूर एक बार पढ़ लेना, इनको इतना ज्यादा इग्नोर मत करना। एक बार पढ़ लोगे तो एटलीस्ट ये पता लग जाएगा कि हाँ ठीक है हमने कर रखा है, तो थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चंस की जो एमएस एक्सेल से आए हुए हैं, हमने कितने कर रखे हैं फटाफट से पढ़ते हैं। इन एमएस एक्सेल 365 which of the following appears across the top of the screen and below the title bar? 365 में कौन सा स्क्रीन के ऊपर और टाइटल बार के नीचे दिखता है? देखो ये टाइटल बार है, ठीक है, तो वो बोल रहे हैं टाइटल बार के नीचे दिखता है और वैसे ऊपर दिखता है, फॉर्मूला फीचर सब कुछ उसके अंदर होगा। क्या बोलते हैं हम उसको? भाई देखो इन्होंने लिखा है कि कौन सा स्क्रीन के ऊपर और टाइटल बार के नीचे दिखाई देता है। इसमें डेटा इंटेंसिव स्प्रेडशीट बनाने के लिए जितनी भी आवश्यक सारे कमांड है, सूत्र हैं, सब कुछ होता है। तो रिबन में ही तो होता है वो, जिसमें सारी डिटेल्स होती है। तो आंसर क्या होगा? रिबन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन इज एमएस एक्सेल 365 इफ वैल्यू ऑफ कॉलम ए एंड रो 10 इज रेफर्ड इन अ फंक्शन और फॉर्मूला। वो बेसिकली आपसे नाम पूछना चाह रहे हैं कि कितना ज्यादा आपकी जो कॉलम तो ए है, रो 10 है, तो आपका नाम क्या आएगा? ऑब्वियसली देखो अगर आपको ए और 10 को करना है तो आपका A10 आप ये यूज करोगे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए नहीं है, A10 है, क्योंकि आपने देखा भी था ना मिक्स्ड में हम ये यूज करते हैं A10। अदरवाइज आप ये भी देख सकते हो वर्ड में, आप इसमें काम कर रहे हो, ठीक है। आपका है ये F और 13, तो यहाँ पे F13 ही लिखा हुआ आया, F रेशियो 13 नहीं लिखा हुआ आया, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ईच सेल इन वर्कशीट ऑफ एमएस एक्सेल 365 इज आइडेंटिफाइड बाय अ सेल। इसमें प्रत्येक सेल की पहचान कैसे होती है? हम क्या यूज करते हैं? रेफरेंस। अभी मैंने आपको जस्ट समझाया, किसी भी सेल के नेम को दिखाने के लिए आप रेफरेंस का यूज करते हो। अगला है मैथ और टिग्नोमेट्रिक फंक्शन अवेलेबल इनमें से कौन कौन से होंगे? अवेलेबल कौन से होते हैं? मैथ्स और टिग्नोमेट्री के फंक्शंस। फाइनेंशियल फंक्शन मैंने आपको नहीं समझाया, लॉजिकल फंक्शन नहीं समझाया, टेक्स्ट फंक्शन नहीं समझाया, है ना। ऑब्वियसली एब्सोल्यूट फंक्शन मैंने आपको समझाया, तो एब्स फंक्शन इज द करेक्ट आंसर, और ये मैथ्स और टिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैच फंक्शन। मैच फंक्शन को आपको इसमें देखना है। इट सर्च फॉर ए स्पेसिफाइड आइटम इन द रेंज ऑफ सेल्स। वो ये बोल रहे हैं कि ये क्या करता है, ये आपका स्पेसिफाइड आइटम्स देखता है जो कि एक सेल में होंगे, यानी जो भी आप इसमें स्पेसिफाई करोगे कि हाँ ये स्पेसिफाइड है, वो उनको देखेगा। अगला है, 1 सेकेंड का टाइम देना प्लीज। द मैच फंक्शन सिंटेक्स इज, जो सिंटेक्स है, सिंटेक्स का मतलब है किस तरीके से आप डेटा डालते हो। तो मैच फंक्शन का वो जो सिंटेक्स बोल रहा है वो बोल रहा है मैच ब्रैकेट में लुकअप वैल्यू, मैंने आपको अभी लिख के भी दिखाया था, तो जो वैल्यू देखनी होती है आप वो डालते हो। लुकअप एरे, एरे का मतलब है पूरा सिलेक्शन या जो नंबर्स है वो डालते हो, और मैच टाइप 0, -1 या 1 डालते हो। तो सिंटेक्स तो बिल्कुल ठीक है। ऑल द आर्ग्यूमेंट्स इन मैच फंक्शन आर रिक्वायर्ड। मैच फंक्शन में जितनी भी आर्ग्यूमेंट्स हैं वो सारी की सारी चाहिए होती हैं। मतलब क्या है कहने का? देखो ऐसा जरूरी नहीं है सारी फंक्शंस अगर मैच नहीं कर रही तो आप 0, 1 और -1 का यूज तो कर रहे हो ना। 0 है तो एग्जैक्ट वैल्यू देखेगा, 1 है अगर तो वो लेस देन वाली वैल्यूज देखेगा, -1 है तो मोर देन वाली वैल्यूज देखेगा। तो सारी वैल्यूज एग्जैक्टली सेम है वो जरूरी नहीं है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शंस पी एंड क्यू, यानी पी भी बिल्कुल ठीक है और क्यू भी बिल्कुल ठीक है, तो ओनली पी एंड क्यू इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू क्विकली क्रिएट अ न्यू ब्लैंक वर्कबुक। न्यू के लिए कौन सा शॉर्टकट है? कंट्रोल N। ये कई बार आपको मैं बता चुकी हूँ। अगला है, देखो सेम क्वेश्चन आ गया जो मैंने अभी आपको बताया भी था। मैच करना है 12 को, तो आपको 12 जो है आपकी वैल्यू आ गई। ये आपका एरे है जिसमें से आपको मैच करना है, और 1 का मतलब क्या है? लेस देन। तो अब आपको ये देखना है 12 से छोटी कितनी वैल्यूज है इसमें, बस एक ही वैल्यू है 10, तो आपका आंसर आएगा 1।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज टू सेलेक्ट ऑल सेल्स? सभी सेल का चयन करने के लिए आप क्या यूज करोगे? शिफ्ट और स्पेस बार इन अ रो। रो में जितने सेल है सबको सेलेक्ट करना है, तो इन्होंने लैंग्वेज चेंज कर दी, बेसिकली इनको रो को सेलेक्ट करना है, तो आप शिफ्ट प्लस स्पेस बार यूज कर रहे थे। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्लोज एन ओपन वर्कबुक? अगर आपको किसी भी चीज जो ओपन है उसको क्लोज करना हो तो आप क्या यूज करोगे? कंट्रोल W। ये सिर्फ वर्ड में नहीं है, ये पावर पॉइंट में भी है और ये एक्सेल में भी है। लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ आपको प्रोग्राम ही क्लोज करना है तो आप क्या यूज करोगे? ऑल्ट प्लस F4। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज टू मेक कंटेंट्स और अंडरलाइन? आपको अंडरलाइन करना है तो आप क्या यूज करोगे? हम वैसे कंट्रोल और U भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज कंट्रोल और 4 भी यूज कर सकते हो, उससे भी अंडरलाइन हो जाएगा। तो ये देखो नया है जो मैंने उसमें मार्क नहीं लगाया था, आपको पता लग गया कि वहां, यानी अब आपका क्या काम बढ़ गया? जो शॉर्टकट्स थे वो कंट्रोल प्लस 1 2 3 4, ये 1 से लेकर 9 तक वाले नंबर्स थे, वो वाले शॉर्टकट्स और पढ़ लेना बस। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू रिपीट द लास्ट कमांड और एक्शन? अगर आपको रिपीट करना है जो भी आपने पहले किया, बेसिकली रीडू करना है, जो आपने किया था वही वापस करना है, तो आप क्या करते हो? कंट्रोल प्लस Y। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू स्टार्ट अ न्यू लाइन इन द सेम सेल? इसी सेल में एक लाइन लिखी है, आपको नई लाइन इसी में यूज करनी है, तो ऑल्ट प्लस एंटर आप प्रेस करोगे, मैंने आपको करके भी दिखाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू मेक द कंटेंट्स ऑफ सेल इटैलिक? इटैलिक के लिए देखो 4 से आप क्या यूज कर रहे थे? अंडरलाइन। 3 से आप यूज कर रहे हो इटैलिक, और दूसरा शॉर्टकट क्या होता है इटैलिक का? कंट्रोल प्लस I। In MS Excel 365, which is used to copy the contents and format the topmost cell of a selected range into the cells below. इनमें से कौन से शॉर्टकट का प्रयोग चयनित रेंज के सबसे ऊपर सेल के कंटेंट और फॉर्मेट को नीचे से बेसिकली कॉपी करना है, तो आप कौन सा यूज करोगे? कंट्रोल प्लस D। अब देखो इसमें क्या है, अगर आता सिर्फ कॉपी करना है तो कंट्रोल C हम प्रेस करके आते, लेकिन वो बोल रहा है कि आपको कॉपी करना है, उसको फॉर्मेट करना है ताकि नीचे वाले सारे चेंज हो जाए, तो आप यूज करोगे कंट्रोल प्लस D। विच कीबोर्ड शॉर्टकट इन MS Excel शुड यू यूज टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट? कई बार आप कर चुके हो, शिफ्ट F11, अदरवाइज ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1, दोनों काम करते हैं। अगला कीबोर्ड शॉर्टकट टू एड अ न्यू रो, ऑल्ट प्लस I प्लस R, इससे न्यू रो आपकी इंसर्ट हो जाती है, ऑल्ट I R। तो गाइज ये क्लास 4 का एंड था जिसमें आपकी सारा MS Excel था, आपको सारे फॉर्मुलेज मैंने समझा दिए, और फॉर्मुलेज में बेसिकली क्या लर्न करना है, न्यूमेरिकल्स तो आते हैं और जिस फंक्शन के न्यूमेरिकल्स आते हैं वो मैंने आपको करके दिखा दिए, अदरवाइज मैक्सिमम फंक्शंस का आपको बस ये याद करना है कि इस फंक्शन से हमको आंसर में क्या मिलता है। तो ये है MS Excel। अब हम बात करते हैं MS पावर पॉइंट की। तो आप लोग 2 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, इतने पानी वगैरह आप पी सकते हैं, फिर हम पावर पॉइंट स्टार्ट करेंगे। देखिए पावर पॉइंट की क्लास बहुत बहुत छोटी क्लास होने वाली है, इसमें कुछ इतना है ही नहीं एक्चुअली। तो सबसे पहले मैं पावर पॉइंट आपका ओपन भी कर लेती हूँ ताकि आपको पता लग जाए। आप 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। देखिए MS पावर पॉइंट क्या है? इट इज अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज। अगर आपको प्रेजेंटेशन देनी होती है, हम कंपनीज में हैं या हम हर चीज को ये कोशिश कर रहे हैं कि हम एक प्रेजेंटेशन के फॉर्म में दिखा दें, तो ये चीज आप यूज करते हो पावर पॉइंट से। तो ये क्या है? ये प्रस्तुति सॉफ्टवेयर इसको बोलते हैं, यानी जिसमें आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स, और यू कैन से जस्ट स्लाइड्स। uses a graphical approach to present in the form of slide shows that accompany the oral delivery of the topic। मतलब जैसे ये है,
ये क्या हो रहा है, ये आपका ये प्रेजेंटेशन ही है। इसमें क्या होगा, एक ग्राफिकल तरीका है जिसमें आप बोलकर एक्सप्लेन कर सकते हो, स्क्रीन पे स्लाइड्स आती रहेंगी और कोई भी जो इंसान है या आप इसमें अपनी ऑडियो डाल सकते हो एक्सप्लेनेशन के लिए। स्लाइड शो के रूप में प्रस्तुत करने के लिए ग्राफिकल दृष्टिकोण का उपयोग करता है जो विषय का मौखिक वितरण के साथ होता है। अब हम बात करते हैं इसके टैब्स की। तो टैब भाई ये क्विक एक्सेस हो गया, वो टाइटल बार हो गई, ये क्या हो गया मेन्यू बार, और जो नीचे है ये है आपके रिबन्स। तो ये है आपकी टाइटल, ये जो डिफॉल्ट स्लाइड होती है वो यही होती है। अब हम अगर बात करें टैब्स की, तो सबसे पहले जो टैब्स हैं इसमें है फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू एंड व्यू। यानी इसके अंदर क्या होगा, फाइल है, फिर होम है, फाइल में सारे ऑप्शन सेम होते हैं, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, सारे, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, एक्सपोर्ट, शेयर, सारे ऑप्शंस आपके वही होंगे। होम में सेम जो वर्ड में थे, क्लिपबोर्ड, एडिटिंग, पैराग्राफ, सब कुछ वही होगा। इंसर्ट में सेम वही, आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो, इसमें आप वीडियोस भी इंसर्ट कर सकते हो, सब कुछ इंसर्ट कर सकते हो। डिजाइन आ गया जिसमें आपके ऑलरेडी जो इसमें सेव डिजाइन है उसके तरीके से आप अपनी स्लाइड बना सकते हो। ट्रांजिशन, जब आप देखो जैसे ये एक स्लाइड है, अब मैं यहाँ प्रेस करूँ तो अगली स्लाइड आ गई, लेकिन हम लोग नॉर्मली बर्थडेज वगैरह पे वीडियो सब बनाते हैं, है ना, तो जब एक पिक्चर के बाद दूसरी पिक्चर आए तो कैसे ट्रांजिशन हमें चाहिए, यानी वो एक पिक्चर के बाद दूसरी पिक्चर किस तरीके से आए, उसकी एंट्री कैसे हो, वो ट्रांजिशन में आता है। एनिमेशन कैसे होगी, स्लाइड शो, रिव्यू एंड व्यू, ये सब उसके टैब्स हैं। सबसे पहला है फाइल, इसमें सेम ओपन, सेव, शेयर, एक्सपोर्ट, प्रिंट एंड मैनेज आवर प्रेजेंटेशन, इसमें ये सारे आपके ऑप्शंस आते हैं। न्यू भी होता है इसके अंदर। नेक्स्ट है होम, आप देख सकते हो होम के अंदर देखो ये फाइल है, होम, इसमें सॉरी न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, ये सारे ऑप्शंस इसके अंदर हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं होम की तो उसमें क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग, सब कुछ सेम वही है जो आपका वर्ड में था या एक्सेल में था, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। क्लिपबोर्ड है, स्लाइड्स हैं, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, ड्राइंग है और एडिटिंग है, हिंदी में भी इनको यही बोलते हैं। स्लाइड्स के अंदर क्या होगा, ये नया है तो ये पढ़ लो। स्लाइड्स में है नई स्लाइड के कमांड्स, अगर आपको नई स्लाइड डालनी है, एक नई स्लाइड डालनी है या जो नई स्लाइड डालनी है उसका लेआउट कैसा रहेगा, आप एक चीज देख रहे हो जो यहाँ पे है उसका लेआउट ऐसे है, एक टाइटल है और एक सब टाइटल है। जो मैंने यहाँ पिक्चर इंसर्ट कर रखी है उसमें लेआउट अलग है, टाइटल का इतना छोटा है, इसमें टेक्स्ट आप डाल सकते हो, ये पिक्चर वगैरह डाल सकते हो। तो किस तरीके का लेआउट आपको रखना है, चूज स्लाइड लेआउट, आपको स्लाइड लेआउट चूज करने का ऑप्शन आएगा। रीसेट द पोजीशंस, अगर आपको पोजीशंस जो है इनकी चेंज करनी है आप वो कर सकते हो। स्लाइड को स्वरूपित करना है यानी फॉर्मेट करना है, पहले बनी हुई है उसको चेंज करना है तो वो भी आप स्लाइड्स वाले ऑप्शन से कर सकते हो। इंसर्ट, सेम जैसे वर्ड में था, आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो, शेप इंसर्ट कर सकते हो, उसमें सारी शेप्स होती हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्टार, सारी शेप्स होती हैं। चार्ट इंसर्ट कर सकते हो, लिंक जैसे हाइपर लिंक हम कर रहे थे वो इंसर्ट कर सकते हो। टेक्स्ट बॉक्सेस, अगर पूरी एक स्लाइड है ब्लैंक है आपको उस पर कुछ लिखना है तो टेक्स्ट बॉक्स से आप अपने हिसाब से टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हो। वीडियो, सब कुछ आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो। वर्ड आर्ट इंसर्ट कर सकते हो, उसमें क्या है कि आपको टेक्स्ट आपका किस हिसाब से चाहिए, बहुत सारे डिफरेंट डिजाइन होते हैं। डिजाइन की अगर मैं बात करूं सेम वही जैसे वर्ड में था, डिजाइन में क्या होता है कि कुछ पहले से सेव्ड चीजें होती हैं, आप उनको अप्लाई कर सकते हो, उनको ऑलरेडी यूज कर सकते हो। जैसे हम अगर आपने देखा होगा कॉर्पोरेट फील्ड में फ्रेंड्स अगर आपके हैं तो सीवी बनाते हैं, है ना, बायोडाटा बनाते हैं तो वर्ड में बनाते हैं, उसमें ऑलरेडी ऑप्शन होता है, बस उसमें अपनी डिटेल्स भरते जाओ, प्रॉपर आपका एक फॉर्मेट होता है जो फॉलो करना होता है। सेम यही डिजाइन में क्या है, वी कैन ऐड थीम और कलर स्कीम और फॉर्मेट द स्लाइड बैकग्राउंड। देखो डिजाइन, इसमें ऑलरेडी अगर मैं ये सेलेक्ट कर लूं या ये सेलेक्ट कर लूं, ये इस हिसाब से स्लाइड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, बस मुझे अपना डेटा डालना है, तो इसमें ऑलरेडी डिजाइन्स बने हुए हैं, मैं उनको यूज कर सकती हूँ। ट्रांजिशन, सेटअप हाउ योर स्लाइड्स चेंज फ्रॉम वन टू नेक्स्ट ऑन द ट्रांजिशन टैब। इसमें क्या होता है कि आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाओगे तो किस तरीके से आपकी स्लाइड की एंट्री होगी। एनिमेशन, यूज टू कोरियोग्राफ द मूवमेंट्स ऑफ थिंग्स ऑन द स्लाइड। फॉर एग्जाम्पल ये एक स्लाइड है, मुझे इस तरीके से चाहिए कि जैसे ही मैं एरो पे क्लिक करूं एक नई स्लाइड तो खुले पर कुछ लिखा हुआ ना है, मैं माउस से क्लिक करूंगी तो सबसे पहले लिखा हुआ है डिजाइन,
फिर एक बार क्लिक करूंगी तो ये वाला टेक्स्ट आ जाए, फिर क्लिक करूंगी तो ट्रांजिशंस आ जाए। तो एनिमेशन कैसे होगा, एक स्लाइड पे जो चीजें हैं वो कैसे अपनी मूवमेंट शो करेंगी, स्लाइड्स की चीजों की गतिविधियों को कोरियोग्राफ करने के लिए एनिमेशन का हम यूज करते हैं। अगला है स्लाइड शो। इट सेट्स अप द वे वी वांट्स टू शो आवर प्रेजेंटेशन टू अदर्स। स्लाइड शो में क्या होता है कि किस तरीके से आपकी स्लाइड शो होगी, जैसे ये है, ठीक है। अब आपको एक नई स्लाइड चाहिए तो आपने न्यू स्लाइड कर दी, फिर न्यू स्लाइड चाहिए। अब आप क्या कर रहे हो, आपने स्लाइड शो पे क्लिक किया तो देखो इस तरीके से स्लाइड शो होगी, क्लिक करोगे अगली आ जाएगी, क्लिक करोगे उससे अगली आ जाएगी, क्लिक करोगे एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपकी स्लाइड्स जो है वो, इसको स्लाइड शो बोलते हैं, जिसमें जो रिबन है वो सब हाइड हो जाता है, नीचे का जो बार है वो हाइड हो जाता है, सिर्फ स्लाइड्स आपको शो होंगी पूरी स्क्रीन पे, उसको स्लाइड शो बोलते हैं। अगला है रिव्यू। रिव्यू का सेम वही है कि हम जिसमें रिव्यू करते हैं, हम स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, डिक्शनरी का यूज कर सकते हैं, हम अपनी प्रेजेंटेशन को कंपेयर कर सकते हैं, लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो इसमें कमेंट्स अगर हमें डालने हैं, वर्तनी की जांच यानी स्पेलिंग चेक करनी है, प्रस्तुति की तुलना अगर आपको किसी और के साथ कंपैरिजन करना है, भाषा अनुवाद यानी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना है, तो ये सब कुछ आप रिव्यू में करते हो। अगला है व्यू। व्यू में आप क्या कर सकते हो, अपनी प्रेजेंटेशन को अलग अलग तरीकों में, हमारी प्रेजेंटेशन रेडी है पर हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि इस तरीके से करेंगे तो कैसे प्रेजेंट होंगी, दूसरे तरीके से करेंगे तो कैसे प्रेजेंट होगी, तो वो ऑप्शन मिलता है हमें व्यू में। इसमें नॉर्मल व्यू है, आउटलाइन व्यू है, स्लाइड शॉर्टर है और नोट पेज है, ये चार ऑप्शंस होते हैं, आप देख भी सकते हो। व्यू, ये नॉर्मल है जो आप देख रहे हो, ये आउटलाइन है, इसके अंदर एक शो होगा, फिर आप दूसरे पे क्लिक करोगे, फिर तीसरे पे क्लिक करोगे, इस तरीके से आता है। स्लाइड शॉर्टर, इसमें एक साथ सारी स्लाइड्स शो हो जाएंगी। नोट्स पेज, जैसे नोट्स होते हैं एक ही पेज पे दो दो स्लाइड्स शो होंगी। और ये रीडिंग व्यू है, रीडिंग व्यू में ये आपका पहला पेज आ गया, दूसरा पेज आ गया, तीसरा पेज आ गया, इस तरीके से एंड जो है ये एंड पे आ गया। तो अब आपको एग्जिट पे क्लिक करना है, एस्केप पे क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो किस तरीके से आपको अपनी स्लाइड का प्रिंट आउट चाहिए ये वो दिखाता है। ये सारे शॉर्टकट्स हैं, सेम शॉर्टकट्स हैं जो आपने पहले यूज किए हैं, आपको मैं दिखा भी देती हूँ। एन न्यू फाइल के लिए, ओ ओपन के लिए, एस सेव के लिए, कंट्रोल प्लस F4 क्लोज प्रेजेंटेशन के लिए, अदरवाइज कंट्रोल प्लस W भी आप यूज कर सकते हो। कंट्रोल Q सेव करके सीधा क्लोज अगर आपको करना है, आपको देखना भी नहीं तो कंट्रोल Q करते हुए, नया है तो ये जरूर कर लेना। कंट्रोल Z अंडू, कंट्रोल Y रीडू, ये रिपीट है। कंट्रोल F2 प्रिंट प्रीव्यू, ये रिपीट है। F7 स्पेलिंग के लिए यूज होता है। कंट्रोल F फाइंड एंड रिप्लेस, ये आप कर चुके हो। एस्केप अभी जस्ट बताया, एस्केप प्रेस करने से स्लाइड शो एंड हो जाता है। F5 अगर आपको बिल्कुल बिगिनिंग से स्लाइड आपको प्रेजेंटेशन दिखानी है तो आप F5 का यूज करते हो। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो फटाफट से आपके पावर पॉइंट पे बेस्ड हैं। ये वीडियो बिल्कुल अब एंड ही हो रही है। सबसे पहला क्वेश्चन है, सैम वांट्स टू शेयर हिज प्रेजेंटेशन विद लार्जर ऑडियंस वाया ईमेल्स। सैम को अपनी प्रेजेंटेशन को ईमेल्स के थ्रू सबसे शेयर करना है, तो वो कौन सा फीचर यूज करेगा? सेव एज, प्रिंट, शेयर और इन्फो। सिंपल शेयर, क्योंकि शेयर ऑप्शन में आप किसी भी चीज को मेल के थ्रू सेंड कर सकते हो। अगला, विच शॉर्टकट की इज यूज टू एड अ न्यू ब्लैंक स्लाइड। देखो मैं आपको ये करके भी दिखा देती हूँ, ये रह भी रहा था। ये स्लाइड है 1 2 3, अब मुझे 3 के बाद एक और नई स्लाइड चाहिए, तो इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस M। कंट्रोल प्लस M करते ही एक और स्लाइड जो है वो हो गई। तो नई स्लाइड डालने का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल प्लस M। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं अगर, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ डेटाबेस सॉफ्टवेयर। डेटाबेस सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा है? डीबेस, जिसमें आप सारा डेटा डाल सकते हो, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। वर्डपैड सिर्फ टाइपिंग के लिए यूज होता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए, वर्ड सेम वर्ड प्रोसेसिंग के लिए। डीबेस है जो आपका डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फाइल फॉर्मेट इन MS पावर पॉइंट। इनमें से कौन सा वैलिड फाइल फॉर्मेट नहीं है? ठीक है, PPTX, PPTM, PPT। PPT आना ही चाहिए क्योंकि आप PPT ही बना रहे हो, प्रेजेंटेशन ही बना रहे हो। PWPT ये कोई आपका फॉर्मेट नहीं है, तो ये आपका इनकरेक्ट करेक्ट आंसर है, या ये कह सकते हो इनवैलिड फाइल फॉर्मेट है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो जिसमें आपने दोनों टॉपिक्स कवर किए हैं, एक्सेल और पावर पॉइंट, जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
तो इसकी जो पीडीएफ्स हैं, अगर आप रिपीट नहीं भी करोगे तो एक बार पीडीएफ जरूर गो थ्रू कर लेना, शॉर्टकट्स गो थ्रू कर लेना। शॉर्टकट्स को करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, एक तो उनको अप्लाई करके देखते रहो। रोज आप फिक्स कर लो कि आपको 20 शॉर्टकट्स जो है वो अप्लाई करके देखना है। एक बार सुबह कर लिए 10 से 15 मिनट में सब हो जाएंगे, और एक बार शाम को कर लिए। तो आप 20-20 भी डेली कर रहे हो तो इतने शॉर्टकट्स इतने ज्यादा नहीं है कि आप एग्जाम तक नहीं कर पाओ। तो ये थे आपकी आज की वीडियो। हम मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ गुड डे।